ठीक है। तिवारी जी नमस्कार। सही है। तिवारी जी सुन पा रहे हो आप मेरे को? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, साफ आ रही है। अच्छा तिवारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने इतना टाइम निकाला चैनल के लिए फर्स्टली। तो लोगों के कुछ डाउट थे, जो बहुत सारे ऐसे नोटिस आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे। नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है आपकी और मेरे बीच में। आपका फैन चल रहा है तिवारी जी, एक बार बंद कर दीजिए, फैन की नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है। हाँ बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल अभी बढ़िया हो गया सर। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के बहुत ही सारे डाउट्स हैं, और मेरे हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट में एज ए प्रैक्टिस कर रहे हो एडवोकेट के उसमें, तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगी, हमसे ज्यादा डीपली नॉलेज होगी, और आपने पीआईएल भी बहुत सारी फाइल की है लोन ईएमआई के ऊपर। तो फाइनली सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो अभी बैंक की तरफ से सरफेसी नोटिस दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सरफेसी नोटिस पकड़ा दिए हैं। तो क्या मतलब सरफेसी जो नोटिस देते हैं, स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट 2002 की तरफ से जो नोटिस आ रहे हैं, इसका एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? उनके पास क्या चाह रहा है कि भाई वो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, सरफेसिया एक्ट के नोटिस ज्यादातर ऐसी जगह से भी आ रहे हैं कि लोगों का जब स्टे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 23 जनवरी तक 23 मार्च तक ऑपरेटिव में था, उसके बाद वो वहां से वैकेट हो गया था। तो ज्यादातर नोटिसों में यही देखने को मिला है कि जो 23 मार्च से पहले की अवधि है, यानी 31 अगस्त और 23 मार्च के बीच, उस दौरान उनका जो है एनपीए कर दिया गया, लोगों का खाता, और उनको जी फिर जी। सरफेसी एक्ट का नोटिस दिया गया है। तो जी अगर ऐसा कोई नोटिस आता है जिसमें डेट 31 अगस्त और 23 मार्च 2021 के बीच की है, एनपीए की डेट, तो वो कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके तहत वो उनको जवाब जो देते हैं फिर सरफेसी एक्ट में बोरोवर्स, हाँ उसमें वो स्पेसिफिकली लिखे कि योर डेट ऑफ एनपीए इज कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय विच द स्टे ऑर्डर वाज पास्ड ऑन सो एंड सो डेट। 3 सितंबर 2020 का था वो स्टे ऑर्डर। तो उसको लिख के पहले उनको जवाब दें। अच्छा, अब ये कंटेम्प्ट पिटीशन हमने भी बहुत इसमें फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि लिस्ट हुई थी हाल ही में, और जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, उनकी बेंच ने कहा कि इट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोसीड विद दीज कंटेम्प्ट पिटीशंस। तो उन्होंने उनको डिस्पोज किया और सबको लिबर्टी दे दी कि वो सरफेसिया एक्ट में जो भी रेमेडी है उसको अपने उसमें अवेल कर सकता है, कोई भी बोरोवर हो। तो नहीं, सरफेसिया मतलब एक्ट आपका का मेनली मेनली आपका कहने का मतलब ये है कि 23 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच में अगर किसी का लोन एनपीए करके उसके बाद अगर सरफेसी का नोटिस दिया गया तो वो एप्लीकेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को देखते हुए। हम्म यानी कि उस समय जब स्टे ऑर्डर था तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अब चूंकि हाल ही में जो फैसला आया था, अभी आया है वो, ये 3 सितंबर 2021 को कंटेम्प्ट पिटीशंस पे आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर ग्रांटिंग यू लिबर्टी, यू का मतलब सारे बोरोवर्स को लिबर्टी दी जा रही है कि वो सरफेसी एक्ट के तहत कोई भी रेमेडी अवेल करें। अब इसमें दूसरा ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो चलो कंटेंट में पनिश नहीं कर रही है, लेकिन ओम्बड्समैन के सामने हम इसको रोज कर सकते हैं इस फैक्ट को कि इस तरह से इनका एनपीए जो है, डेट ऑफ एनपीए अगर स्टे ऑर्डर के दरमियान है तो वो गलत है। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि सेकेंड वेव कोरोना की आई, ठीक है, और 5 मई 2021 का सर्कुलर निकाला था, दोबारा से वही रिस्ट्रक्चरिंग को एक्सटेंड किया गया। जो 6 अगस्त 2020 का था, तो उसको एक्सटेंशन देते हुए 5 मई 2021 को एक आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था कि नाउ वी आर अलाइंग द रिस्ट्रक्चरिंग। और उसमें कंडीशन जो थी मेनली ये थी कि 31 मार्च 2021 तक
जो भी अकाउंट है बोरोवर का वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फिर भी ऐसे बैंकों से नोटिस आए हैं कि 31 मार्च तक स्टैंडर्ड था, उसके बाद जून में उन्होंने एनपीए कर दिया और फिर सरफेसिया एक्ट का नोटिस थमा दिया बोरोवर्स को। तो वो भी गलत है, क्योंकि जब 31 मार्च का स्टैंडर्ड था और एलिजिबिलिटी बनती है तो उनको रिस्ट्रक्चरिंग देना चाहिए, उस सर्कुलर को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसमें फिर मोरेटोरियम भी है। वही सेम सर्कुलर है जो 6 अगस्त 2020 का था, तो उसमें फिर 1 साल से 2 साल तक का मोरेटोरियम भी है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है तिवारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैंक वाले जो अभी नोटिस दे रहे हैं, नोटिस वो 420 के अंदर दे रहे हैं कि आपने बैंक के साथ जो चीट किया है, आपने लोन पेमेंट नहीं किया है, उसको वो 420 के अंदर नोटिस दे रहे हैं। और उसमें ये साथ में एक और आर्टिकल वो ऐड कर देते हैं कि भैया आपको यहां तक 420 के अंदर 5 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे नोटिस मिल रहे देखो, हैं। समझ बैंकों का जितना घटिया रवैया रहा है इस कोरोना के दौरान, वो शायद ही किसी डिपार्टमेंट का रहा हो। हम पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसको कह लीजिए शैलोनेस दिखाई है वो बैंकों ने ही दिखाई है। बिल्कुल। अगर लोन रीपे नहीं होता है तो किसी भी सूरत में किसी भी कानून के तहत वह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है, ना ही हाँ। 420 में आता है, ना ही 406 में आता है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है, वो मैंने ट्विटर पे अपलोड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इफ एनीबडी इज नॉट रिपेइंग द लोन देन इट डज नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 और 406 ऑफ द आईपीसी। उसके लिए सिविल रेमेडीज हैं, बैंक है चाहे तो कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट में सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन ले या लोक अदालत ले, सिविल रेमेडीज अवेल कर सकती है सिर्फ बैंक। अब ये जो इस तरह के नोटिस भेज रही है सिर्फ डराने और धमकाने के लिए है, तो इसका बाकायदा जवाब बोरोवर्स को देना चाहिए उनको लिखित रूप में कि योर दिस कंडक्ट इज वेरी मच कॉन्ट्ररी टू द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई, और जो एक आरबीआई का कोड है उसके अगेंस्ट भी आपकी ये गाइडलाइन है, फेयर प्रैक्टिस कोड, जो बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एंड यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ थ्रेटनिंग लाइक दिस। तो इस तरह से नहीं कोई भी नोटिस आता है वह बिल्कुल गलत है। नहीं, आप एक बात बताइए, क्या बैंक वाले फाइनली 420 के अंदर बोरोवर को नोटिस दे सकते हैं, नहीं दे सकते कानूनी रूप से? बहुत सारे तो इलीगल आते हैं। नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक कि उसका देखिए, इंटेंशन अगर किसी का चीट करने का था लोन लेते वक्त, तभी वो होता है। अदरवाइज मान लो लोन लिया है और वो नहीं पे कर पा रहा है कोई, तो बैंक 420 का नोटिस नहीं दे सकती है। हाँ। ये साफ अच्छा, साफ एक क्लियर दूसरा है। सर, आज आजकल एक दूसरा तगड़ा ड्रामा चला हुआ है। बैंक वाले ये लोक अदालत का नोटिस देते हैं कि भैया आपको लोक अदालत में हम्म। आना है, लोकेशन दे देते हैं। और जैसे ही लोक अदालत का देते हैं, उधर उनके साथ है ना इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि मतलब वो इस तरह से जलील टाइप का कर दिया जाता है कि उनको एग्जैक्टली यही नहीं पता लगता कि भाई तूने लोन ले रखा है या फिर कोई बहुत बड़ा क्राइम करके आया। तो ये लोक अदालत का क्या सीन रहता है? देखिए, लोक अदालत जो है वो मेनली इसलिए गठित की गई है कि दो पक्षकार हैं उनके बीच आगे मुकदमेबाजी ना बढ़े और कोई भी मैटर है वो सेटल हो जाए। तो लोक अदालत में बैंकों का ही नहीं जाता, लोक अदालत में आपका चला जाता है क्या बोलते हैं मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस का, मतलब मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, और भी कोई सिविल चीज है उसका चला जाता है। तो लोक अदालत में अगर बैंक ले गई है किसी मैटर को, तो बोरोवर्स है उसको इतनी एकदम कानून की और हर बिंदु पे उनको जवाब देने की जानकारी नहीं होती, तो एक वकील अपना कोई भी परिचित हो या जो इस चीज में सक्षम है उसको साथ ले जाएं। और बदतमीजी या जो जलील वाली बात है वो बैंक कतई नहीं कर सकती। अगर ऐसा करते हैं तो लोक अदालत में मजिस्ट्रेट बैठता है, उसके सामने उसका तुरंत प्रोटेस्ट कर दे कि अगर ये इतने वन टाइम सेटलमेंट पे राजी हैं तो मैं बोरोवर इनको राजी हूं, अदरवाइज ये मुकदमा आगे जो भी है मेरा पक्ष है मैं रखूंगा उसमें। नहीं, लोक अदालत को जाना 100% जरूरी है या नहीं जरूरी? अगर हम ना जाए तो? नहीं, कोई 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 जरूरी नहीं है। लोक अदालत का नोटिस आता है तो आप नहीं जाएंगे तो आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सर मेरे को टेलीग्राम पर आ रहे थे कि मेरे को फलानी लखनऊ लोक अदालत का नोटिस आया है, मेरे को वहां का नोटिस आया, मैं जाऊं या नहीं जाऊं? तो लोग मैंने देखिए पूछा लोक कि भाई एक बढ़िया से एडवोकेट से बात करके इन सब कुछ क्लियर करेंगे। तो ये कंफ्यूजन था कि नहीं जाना है या नहीं जाएंगे तो हो क्या जाएगा? वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप नहीं जाएंगे तो आपके अगेंस्ट में या कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं हो सकता, क्योंकि लोक अदालत तो एक दोनों पक्षों को टेबल में बिठाकर उनके मध्य वार्ता करवाना है अगर वो राजी हो जाते हैं।
और चले भी जाते हैं तो आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ये बात माने ही माने। आप वहां कह देंगे मैं इस बात को नहीं मानता हूं, तो वो मैटर क्लोज हो जाएगा, फिर रेगुलर कोर्ट में जाएगा। मतलब अगर लोक अदालत कोई फैसला देती है तो वो मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको माने ही माने नहीं बस। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, फैसला तो लोक अदालत में फैसला तब आता है जब दोनों पक्ष राजी हो जाएं किसी एक बिंदु पे हाँ कि हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतना देने को तैयार हूं, बैंक कहती है मैं इतना लेने को तैयार हूं, तब वो फिर हाँ फैसला करता है और उस फैसले की कोई अपील नहीं हो सकती, वो बाइंडिंग होता है। लेकिन मान लो दोनों पक्ष बैठे हैं, बोरोवर कहता है मैं तो इनसे सहमत नहीं हूं, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा, ठीक अच्छा। है, तो फिर हाँ लोक अदालत कोई भी उसकी मेरिट पे फैसला नहीं देगी, लिख देगी कि दोनों में समझौता या जो भी है सम्मति नहीं बनी किसी एक पॉइंट पर, और लिहाजा वो मैटर है, फिर कोई भी चाहे जो लड़ना चाहे आगे रेगुलर कोर्ट में जा सकता है। अच्छा तिवारी जी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो लीगल नोटिस आते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई ये लीगल नोटिस किसी सही एडवोकेट द्वारा भेजा गया है या फिर किसी फर्जी किसी ने भी लिख के टाप दिया, इंटरनेट से निकाल कर भेज दिया, कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, अगर एडवोकेट के द्वारा आता है तो उस एडवोकेट का बकायदा ईमेल, मोबाइल नंबर, चैम्बर नंबर, किस कोर्ट में बैठते हैं वो उसमें होता है उनका डेजिग्नेशन, ठीक जी। है, तो आप उसका रिप्लाई भेजिए उसी एड्रेस पर। और अगर वो एड्रेस वहां नहीं मिलता है, वापस आती है वहां से पोस्ट, तो समझ जाइए कि ऐसा कोई है ही नहीं, या उनके मेल पर भेजिए। और इस तरह से अर्जी फर्जी भेजते हैं कोई नोटिस, तो उसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल है, गौरवर का कुछ नहीं इसमें वो होने वाला कोई नेगेटिव इफेक्ट। अच्छा दूसरा तिवारी जी, अगर नोटिस के अंदर ये बात आती है कि या तो आप पेमेंट कर दीजिए नहीं तो आपको हम जेल करवा देंगे, ऐसे नोटिस आते हैं, तो क्या वो सही में किसी एडवोकेट द्वारा भेजे गए होंगे? मेरे को लगता नहीं, आपकी क्या राय होगी? नहीं देखो, अगर एडवोकेट होगा तो वो इस तरह की नोटिस नहीं भेजता है, ना ही कोई लाइन लिखता है कि जेल करवा देंगे। जो जो लॉ में उसका आता है अंतर्गत लोन है, उसी तरीके से लिखता है वो। मान लो चेक बाउंस का नोटिस है, तो वो चेक बाउंस में लिख देगा कि इसमें इतनी सजा है, इस सेक्शन में ये है। बाकी का इस तरह से आलतू फालतू की चीजें लिख देना कि जेल करवा देंगे ये हो जाएगा, तो समझ जाइए तो एक वैसी चीप हरकत है बैंक की तरफ से, और कुछ नहीं। क्योंकि सर मैंने 3-4 नोटिस पढ़े, उसमें क्लियर लिखा गया है कि भाई या तो आप 7 या 30 दिन के अंदर लोन पेमेंट कर दीजिए, अगर 10 दिन के अंदर आप लोन पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और इतने दिनों की जेल हो सकती है। ये मैंने खुद पढ़े हैं नोटिस, मैंने खुद अपनी आंखों से, और लोगों ने मेरे को भेजे हैं, मैंने देखे हैं ये सब चीजें। इस तरह के नोटिसों की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि लोन रीपेमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई एफआईआर नहीं बनती है। और अगर बैंक किसी भी तरह से करा देती है झूठ लिखकर उसमें, तो उसको 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट चैलेंज कीजिए क्वेश्चन के लिए। सुप्रीम अच्छा। कोर्ट ने क्वेश्चन किए हैं इस तरह की एफआईआर कि अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं एफआईआर हो जाएगी, क्रिमिनल ऑफेंस बनता ही नहीं। अच्छा तिवारी जी, एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम है कि लोगों को है ना पुलिस स्टेशन से कॉल आते हैं, अब वो फेक हैं या सही हैं वो बात की बात है, बोलते हैं कि मैं सारे फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए नहीं तो आपको 10-15 मिनट के अंदर उठा के ले जाएंगे, इस तरह के कॉल आते हैं। मेरे को तो पता है कि भाई वो फेक है, लेकिन थोड़ा सा आप एडवोकेट है तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो लोगों को और समझ में आएगा। मैंने भी इस तरह की कंप्लेंट काफी आई है कि मैं फला हेड कांस्टेबल बोल रहा हूँ, फला थाने से, कश्मीरी गेट थाने से, दरियागंज थाने से। ये सब हाँ फर्जी होते हैं, कोई पुलिस इस तरह से फोन नहीं करती। और अगर इस तरह से फोन आके कोई फर्जी करता है तो तुरंत पुलिस के पोर्टल है जो उस पर शिकायत कीजिए, कमिश्नर है उनके पोर्टल पे कीजिए कि इस तरह से फर्जी पुलिस बन के और जनता को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, तो उन पे कार्रवाई होगी, उनका नंबर दीजिए। ये कोई पुलिस कभी ऐसे फोन नहीं करती कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। पुलिस का काम कोई रिकवरी करवाना नहीं है, हाँ। पुलिस तो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है वो अपना करती है। बाकी का इस तरह से धमकाने का, किसी को डराने का, बदतमीजी से बात। शायद। हाँ। अच्छा तिवारी जी, दूसरा एक और बात है, अभी एक दिल्ली की एक लेडीज है, उनका नाम है निधि, निधि नाम है उनका। तो उनका मेरे को वो आया था, तो उनका कोटक महिंद्रा बैंक से लोन है, तो उन्होंने क्या किया था, वो लोन नहीं भर पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवा दी, और एफआईआर करवा के वो स्टैंप भी मरवा के लेके आए थे, उसकी दिल्ली पुलिस के एक एएसआई साहब थे, उसकी स्टैंप लगी हुई आई है। क्या वो स्टैंप खुद उन्होंने मारी है या वो ऐसा हो सकता है? एफआईआर देखिए, एफआईआर जो रजिस्टर होती है वो 154 सीआरपीसी में होती है। सिर्फ कंप्लेंट पे स्टैंप लगा के दे दी तो वो कोई एफआईआर नहीं है, वो सिर्फ नहीं वो डराने सिंपल के लिए कागज था, कंप्लेंट। एक कंप्लेन हाँ, लिखी गई थी, सिंपल तो कागज के ऊपर कोई स्टैंप लगा के दी थी। कुछ नहीं, स्टैम्प कोई कहीं से भी फर्जी फर्जी अपनी बनवा सकता है किसी भी नाम से, ठीक है।
और अगर वो हाँ। आपको कागज देते हैं तो उस कागज को लेके जाइए और पुलिस में दीजिए कि इस तरह से फर्जीवाड़ा करके और इस तरह से पब्लिक को पुलिस के नाम पर एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। वो कोई एफआईआर नहीं है। अच्छा, दूसरा एक सर, एक पोजेशन नोटिस बहुत लोगों को आ रहे हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी को पोजेस कर लेंगे, इसका क्या सिस्टम रहता है? लोग डरे हुए वो हैं देखिए, ऐसे पोजेशन। सर, सरफेसिया एक्ट में पहले तो जब एनपीए हो जाता है तो 13(2) का नोटिस देती है बैंक, जो भी हाँ, है सेक्शन हाँ, 13 सब सेक्शन 2 ऑफ द हाँ, सरफेसिया एक्ट। उसके हाँ, बाद अपन को जवाब उसका देना होता है 13(7) के तहत, ठीक है ना। हाँ, और बैंक को फिर उसका रिप्लाई देना होता है, वो मैंडेटरी है। तो 13(2) हाँ। का नोटिस है वो दो महीने तक के लिए दिया जाता है कि विद इन 60 days यू पे अस आवर एंटायर लोन अमाउंट, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर, हम आगे जाएंगे। तो 13(2) के नोटिस के बाद स्टेज आती है 13(4) की, जिसमें वो पोजेशन नोटिस देते हैं। उसमें 1 महीने का नहीं, टाइम नहीं, रहता है। तिवारी जी पोजेशन नोटिस शुरू में ही दे देते हैं। आज सरफेसी नहीं लगाते, शुरू में ही पोजेशन नोटिस भेज देते हैं। नहीं नहीं नहीं, सरफेसी एक्ट का तो है, अगर शुरू में भेज देते हैं तो आप डीआरटी में जाइए और कहिए कि दे हैव नॉट कंप्लाइड विद द स्पेसिफिक रेमेडीज इन द सरफेसिया एक्ट। जो भी प्रोविजन है वो उसका कंप्लाई करना जरूरी है। 13(4) का कभी डायरेक्ट नहीं दे सकते पोजेशन नोटिस, पहले 13(2) का देना पड़ेगा, उसके बाद आपका जवाब जाएगा, उनका जवाब आएगा, उसके बाद 13(4) का नोटिस आएगा, जिसमें भी 1 महीने का टाइम मिलता है। अच्छा, मतलब बिना सरफेसी एक्ट के डायरेक्टली तो कोई भी पोजेशन नोटिस नहीं दे सकता है ना? नहीं 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 नहीं, वो और गवर्न सरफेसी एक्ट नहीं होगा। ये जो डीआरटी रहता है, इसका क्या फंडा रहता है? बैंक भी जा सकते हैं डीआरटी में या फिर कस्टमर भी, दोनों जा सकते हैं क्या? हाँ, टैक्स रिकवरी ट्रिब्यूनल जो बनाए गए वो इसी पर्पस के लिए बनाए गए कि जो बैंकों के डिफॉल्ट केसेस होते हैं तो बैंक भी जाती है और बोरोवर भी लगा सकता है, अगर उसका कोई लगता है कि ब्रीच किया है उन्होंने सरफेसी एक्ट के किसी प्रोविजन का, तो वो भी जा सकता है। लेकिन डीआरटी में ज्यादातर देखने को ये मिलता है कि पहले 10% या इतना जमा करवाती है वो। हम्म। अच्छा। तो अब इस कोविड-19 में मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी जिसमें कि उसका एनपीए कर दिया गया था लॉकडाउन के ही दौरान, 2020 का जो लॉकडाउन हुआ था मार्च में। जी, जी। तो उसका उसमें जबकि जो 29 फरवरी 2020 तक स्टेटस था वो वही रहेगा, उसके बाद कोई एनपीए नहीं हो सकता था, लेकिन उनका कर दिया गया था। वो महाराष्ट्र के थे, गोल्ड स्पार्क नाम से थी। तो जी। उसमें हमने सारे ऑर्डर्स लगाए, मुंबई हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स थे, दिल्ली हाईकोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको लिबर्टी दी, यू अप्रोच बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब वहां पे हम अच्छा। डीआरटी में नहीं जाएंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी या तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अपन, ओम्बड्समैन के भी जी। जा सकते हैं, यानी कि ब्रॉड और वाइड लिबर्टी दे दी। तो अगर अच्छा। कोविड-19 के दौरान ऐसा कुछ ब्रीच हुआ है तो जरूरी नहीं कि बोरोवर डीआरटी में ही जाए, उसको लेके वो हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, और अगर यहाँ के किसी जजमेंट से रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। दोनों जगह उनके अच्छा लिए सर, रेमेडी है, ये डीआरटी का तो लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये फाइनल डीआरटी फाइनल रहता है बैंकों के पास या फिर बोरोवर के पास? डीआरटी है, अगर अगेंस्ट में हुआ है बोरोवर के तो फिर उसकी अपील होती है। अच्छा। लेकिन अपील में 50% जमा कराना पड़ता है जो भी मनी है लोन का, उसके बाद फिर आगे जाइए, वो तो रास्ता खुला हुआ है ऊपर तक। अच्छा। अच्छा, तिवारी जी, एक आर्बिट्रेशन के बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, और आर्बिट्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं बैंक वाले कि बंदा है मुंबई का, आर्बिट्रेशन दे रहे हैं राजस्थान में, बंदा है दिल्ली का, आर्बिट्रेशन दे रहे हैं उसको तमिलनाडु में। तो इस सही केस सही में बंदा कहा, मतलब क्या करे? वो भाई उसके पास पैसे होते तो सही वो कहा। लोन ही नहीं भर देता। हमारे हमारे भी क्लाइंट हैं ऐसे, और ये सुनील खेत्रपाल जी हैं इलाहाबाद से, यूपी से। उनको भी आर्बिट्रेशन का जो पहला सबसे ये गड़बड़ कर रहे हैं वो जूरिसडिक्शन का है। अच्छा। उसमें आर्बिट्रेशन जो प्लेस रखी गई थी वो मुंबई रखी गई थी, लेकिन उन्होंने फाइल कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट में। तो हमने अच्छा। जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन लिया है वो जूरिसडिक्शन का ही लिया है। तो अगर अच्छा। इस तरह से आर्बिट्रेशन के लिए देते हैं कि मुंबई की प्लेस है कॉन्ट्रैक्ट में, तो और उसमें नोटिस दे रहे हैं कि आप वहां अपियर हुए, तो आप उसको जूरिसडिक्शन के बेस पे चैलेंज कर सकते हैं कि अच्छा। आर्बिट्रेशन है ये इसमें बनता ही नहीं है, ना ही चलने योग्य है, क्योंकि इसमें जूरिसडिक्शन का सबसे पहला पॉइंट है वो रेज किया है हमने। सर, और दूसरा फोर्टी एक बैंक। परसेंट लोन के ऊपर अभी आर्बिट्रेशन नोटिस आ रहे हैं, 40% लोन जो डिफॉल्ट हुए हैं। हम्म। तो हाँ मतलब तो वो इसी, कस्टमर करे करे कि बोरोवर करे करे क्या? फिर मतलब करे तो करे क्या? क्या वो जहां पर उन्होंने बुलाया उधर जाए, या फिर उसके पास कर क्या सकता है अगर वो नहीं आर्बिट्रेशन का नहीं, नोटिस? क्यों जाए, क्यों जाए, उस आर्बिट्रेशन के नोटिस को स्टे करा सकता है अच्छा। अपनी हाई कोर्ट में, जहां वो रह रहा है। जैसे महाराष्ट्र में रह रहा है तो वहां की हाई कोर्ट में लगाए, ठीक है। अच्छा। ये इस तरह का आर्बिट्रेशन इनका वॉइड है, नोटिस बनता ही नहीं वहां का जूरिसडिक्शन।
या उनको अच्छा। आर्बिट्रेशन का आया तो उनको जवाब भेज दे पहले हाँ। कि इस तरह से ये जो आपने प्लेस चूज की है वो किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं कहीं भी। हाँ। ठीक है ना। और एक दूसरा और अच्छा, बताऊं बैंक क्या आर्बिट्रेटर कर का रही जो है। नोटिस है, जो वो जगह वो चूज करते हैं, जो लोन लेते हैं उस वक्त ही उसमें इंक्लूड रहती है, उसी जगह वही हाँ होती वो है या आप फिर? पढ़िए, कभी भी लोन ले तो उसमें रहता है कि आर्बिट्रेशन की प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा। तो हाँ। मुंबई में होगी या कहाँ होगी, ये है तो उसमें हमेशा वो स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि प्लेस फॉर मतलब आर्बिट्रेशन हम विल जब बी भी सर सो लोन एंड सो। लेते हैं, लोन लेते वक्त जो हम डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं उसमें एक नीचे क्लोज में ऐड रहता है, मतलब जो छोटे छोटे अक्षरों में कि आर्बिट्रेशन होगा अगर आपने लोन नहीं भरा तो, ये जुरिडिक्शन जो सर्कल होगा वो होगा। हाँ उसमें हमेशा मेंशन रहता है। और अगर वो उस क्लॉज या उस प्लेस से अलग जाते हैं तो फिर उनका आर्बिट्रेशन वॉइड है, वो प्रोसीडिंग चलने योग्य ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम आर्बिट्रेशन जो नोटिस आया है, मान के चलो हम सर हाई कोर्ट में भी अपील नहीं करते और अगर हम आर्बिट्रेशन में जाए ही ना, तो फिर? नहीं तो फिर आर्बिट्रेशन जो है एक्स पार्टी कर देगा, अवार्ड अच्छा। पास कर देगा एक्स पार्टी, फिर आपको उसकी अभी अपील करनी पड़ेगी सिविल कोर्ट में नहीं अगर आप नहीं मतलब जाते अगर हो। हम नहीं जाते तो फिर क्या हमारे ऊपर क्या एक्शन हो सकता है उसके अगेंस्ट? एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा ना, आपको ऑर्डर कर देगा कि आप इतना पैसा है जो भी है उसका इंटरेस्ट सहित ये इतना पे कीजिए। अच्छा, मतलब वो अपने आप ही ऑर्डर पास कर देंगे अगर आप नहीं जाते हो तो? हाँ एक्स पार्टी मतलब एक तरफा, एक पक्षीय आदेश हो जाएगा उसमें। और फिर अच्छा आपको अच्छा। उसकी अपील करनी पड़ेगी सिविल कोर्ट में, रीजन देना पड़ेगा आप क्यों नहीं जा पाए, क्या है। अच्छा सर, ये नहीं हो सकता कि हम उनको बोल दें कि भाई आज अभी तो कोरोना का चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा? हाँ बीच में कुछ हाँ, आ नेटवर्क। रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आर्बिट्रेशन, हम उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप ऑनलाइन कर लो आर्बिट्रेशन? हाँ ऑनलाइन होता है ना, वर्चुअली आर्बिट्रेशन हो सकता है, आप उनको भेज दीजिए लिख के, इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज आई एम नॉट फिट एंड आई कैनॉट विजिट योर प्लेस। तो वर्चुअली भी होता है, सारा होता है। अच्छा सर, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर होम लोन ले रखा था या फिर व्हीकल लोन ले रखा था, और कोरोना काल में क्या हुआ कि जिसके नाम पर लोन था वो बंदा एक्सपायर हो गया बीमारी की वजह से। तो अब क्या हम्म। वो जो बैंक वाले हैं, बंदा तो एक्सपायर हो गया, तो क्या वो उसको ऑक्शन कर, मतलब सरफेसी नोटिस दे सकते हैं क्या इसके बाद? अब वो उसमें लीगल हेयर हैं उनके, कौन है। हाँ। और जो व्हीकल है मान लो, तो व्हीकल पे तो वो क्लेम बैंक का बनता ही है क्योंकि हाइपोथिकेटेड रहता है। ठीक अच्छा है। उसको तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो उनके लीगल हेयर है, फिर वो उनको उसमें पार्टी बनाते हैं अच्छा। कि आपके उन्होंने लिया था वो नहीं चुका पाए, अब आपकी लाइबिलिटी है। तो इस तरीके से वो लाते हैं उसको। अब आपको उसी तरह से उसको फिर कॉन्टेस्ट करना होगा जैसे कि मान लो ओरिजिनल पार्टी है वो करती है। मतलब ये है कि अगर किसी के फादर एक्सपायर हो गया तो बच्चे या फिर वाइफ के नाम वो लोन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं अपने आप ट्रांसफर नहीं होता, वो नोटिस देंगे। अच्छा। ठीक है, अपने आप ट्रांसफर ऐसे नहीं है कि उन्हीं को बना दे सीधा। ठीक है, उसके लिए तो उनको नोटिस देना पड़ेगा। हाँ चेक बाउंस का केसेस है, चेक बाउंस के केसेस में लीगल हेयर को फिर वो इंप्लीड करते हैं। अच्छा सर, तो ये लीगल हेयर पे भी। जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, चेक बाउंस वाले को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 बोलते हैं ना, हम्म। उसका पूरा एक बारी प्रोसीजर बताओ, क्योंकि सर मैक्सिमम लोगों को जो 138 है सर, वो ईसीएस बाउंस होने पे भी लगती है, एनएसीएस बाउंस होने पे भी लगती है और चेक बाउंस होने पे भी लगती है, ये तीन केस में हम्म। लगती है अगर हम्म। बैंक चाहे तो। हम्म। और इसमें दो ही प्रोविजन रहते हैं सर, कि या तो 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर जितने अमाउंट का चेक था या फिर जितने अमाउंट का ईसीएस था उससे उससे डबल की पेनल्टी लगा सकती है कोर्ट। देखो 138 का ईसीएस पे भी लगता है क्योंकि लगाते वो चेक को ही है ईसीएस में। ठीक है ना, हाँ। जिससे कटता है। तो 138 में अगर आपका बाउंस होता है तो पहले आपको नोटिस भेजते हैं, जी चेक बाउंस होने के बाद। जी जी। ठीक है। और विद इन 15 डेज उस नोटिस का हमें जवाब देना होता है। हम्म। अच्छा और मान लो उनका पैसा नहीं पे होता है तो फिर वो 138 का जो कंप्लेंट है वो फाइल कर देते हैं। तो अच्छा। कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेके और फिर आपको सम्मन से तलब करती है। अच्छा। अब इसमें ये देखना होता है कि लाइबिलिटी हमारी बनती है कि नहीं बनती है। और आजकल तो ऐसे केसेस आ रहे हैं कि सारा लोन है उसकी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, लोन डिसबर्स हुआ, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक जो साइन हुआ वो मुंबई में हुआ।
और हाँ। बैंक है कोई भी XYZ, ठीक जी। है, और वो बैंक उस चेक का केस लगा रही है कैलकाटा में, ठीक है, हाँ। तो बोरोवर को अब वहाँ कैलकाटा जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मेरे पास कम से कम ऐसे 20 केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी ट्रांसफर पिटीशन हमने फाइल की है और उन पे स्टे लिया है वहां पर कि जब जब कैलकाटा में कुछ हुआ ही नहीं है, ना लोन हुआ, ना डिसबर्स हुआ, ना हमारा वहाँ एड्रेस है, और ये हाँ। बैंक है, इस बैंक की तो ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस होती हैं, तो कल को तो बिल्कुल। ये जाके कहीं भी लगा देगी। तो इस हम्म। तरह के जो है केसेस फीजेबल नहीं है, तो उस पर स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको नोटिस जारी किए हैं बैंक को कि आपने जब सारा जो लोन आपका है, ब्रांच आपकी उस जगह पे है, ए जगह पे, तो आपने बी जगह जाके क्यों फाइल किया। जी जी। तो इस तरह से भी बैंक आजकल बहुत हरेसमेंट कर रही हैं, और ये उनका बिल्कुल गलत है जो भी स्टेप है। अच्छा सर, एक लोन रिकॉन्सिलेशन हो रहता है या फिर लोन सेटलमेंट होता है सर? तो वन टाइम सेटलमेंट होता है वो तो, हाँ, वो हाँ, उसका क्या OTS। मतलब मतलब क्या उसका कोई लीगली प्रोसीजर रहता है या फिर ये दोनों पार्टी का म्यूचुअल म्यूचुअल आपस में वो रहता है या फिर कोई लीगली बीच में भी इसके अंदर वो रहेगा? नहीं, म्यूचुअल होता है दोनों का। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन है, हम्म। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट लगाकर और जो भी पेनल्टी है सारा। हम्म। अब वन टाइम सेटलमेंट में दोनों पार्टी आपस में बैठ के बैंक और बोरोवर सेटल करती हैं। अब बोरोवर मान लो बोलता है कि नहीं मैं 60 lakhs दूंगा, जी बैंक बोलती है कि नहीं हम 80, तो मान लो अगर नेगोशिएशन होकर और वो आ जाते हैं कि ठीक है 70 lakhs में पूरा लोन सेटल है और सारा क्लोज, जी। जी। तो वो फिर 70 lakhs में पूरा हो जाता है। उसका आप लिखित में उनसे लेटर ले लीजिए कि वन टाइम सेटलमेंट हुआ है इतने अमाउंट पे, एंटायर लोन विल बी क्लोज, और फिर कोई भी बाकी नहीं रहेगा। जी। जी। तो वन टाइम सेटलमेंट के जरिए लोन जो है पूरा आपका रीपे हो सकता है। अच्छा सर, एक लोन राइट ऑफ होता है सर, अगर आपको आपको तो पता ही होगा, एक लोन राइट ऑफ होता है सर। राइट ऑफ होने के बाद भी रिकवरी कर सकते हैं क्या वो लोग? नहीं, देखिए रिकवरी का जो है वो उनका क्या करते हैं, ज्यादातर ये कि मान लो एक पूरा हो गया राइट ऑफ, आप जैसे बता रहे हो, फिर भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल देते हैं। जैसे कि हाँ। इसको ऐसे समझो, जैसे कि सरफेसिया एक्ट में होता है कि उनका 15 करोड़ का लोन है और वो हाँ। पजेशन लेके प्रॉपर्टी बेच दी उन्होंने 12 करोड़ में, यानी जी कि जी। प्रॉपर्टी आपकी बिक गई, सब कुछ गया, वो हो गया, लेकिन फिर भी वो 15 करोड़, 3 करोड़ बचे उसका निकाल देते हैं। ये प्रॉपर्टी अच्छा। तो इतने में बिकी है, 3 करोड़ होने हैं, वो और दीजिए। जबकि अब कोई मॉर्टगेज नहीं रहा, जो मॉर्टगेज थी वो सारा चला गया। तो बिल्कुल। वो इसी तरह से इसमें करते हैं, जो रिमेनिंग बैलेंस होता है अपने हिसाब से जो भी, या तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मनमाने तरीके से लगाते हैं, तो वो उस पे चार्जेस लगा के और फिर उसको रीपेमेंट के लिए दोबारा से और उनसे बोरोवर को नोटिस भेजते हैं या वसूलते हैं पैसा। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये रिकवरी वाले लोग हैं, ये गाली देते हैं फोन के ऊपर। मतलब एक तो खुद तो उस बंदे को तो देते ही देते जिसने मतलब लोन लिया है, जितने उसके फोन के अंदर कॉन्टेक्ट हैं, माँ का, बाप का, मामा का, नाना दादा का, जितने भी फैमिली के कॉन्टेक्ट हैं उनको कॉपी कर लेते हैं और उनको भी गालियां देते हैं। तो क्या मतलब कोई प्रोविजन है, किसी लॉ के अकॉर्डिंग वो गाली दे रहे हैं या फिर मतलब क्या कर सकते हैं? तो किसी लॉ में गाली देना या इस तरह से करना कतई अलाउ नहीं है। हाँ। और ये जो ऐसा करते हैं वो खुद एक ऑफेंस कर रहे हैं। किसी के डाटा स्टील कर लेना, चुरा लेना, IT एक्ट के तहत अपराध है। उस बिल्कुल। पे आप FIR करा सकते हो कि इन्होंने हमारा डाटा चुराया है, राइट टू प्राइवेसी है उसको ब्रीच किया है। गाली देते हैं, उसकी भी कंप्लेंट होती है, ठीक है, 504 धमकाते हैं, 506 IPC, और भी कुछ एक्सटॉर्शन की तरह कहते हैं कि हम ये कर देंगे नहीं तो इतना दो, तो वो एक्सटॉर्शन में चला जाएगा 384 IPC। तो इस तरह से करते हैं तो कतई बर्दाश्त मत कीजिए, पुलिस को कंप्लेंट कीजिए, सर FIR लेकिन बात कतई। आपकी सही है, पुलिस को कंप्लेन कीजिए। अब एक बात बताइए, एक बंदा 2,000 रुपए का लोन नहीं भर पा रहा है और पुलिस में जाने पे नहीं होती सर, कंप्लेन नहीं सुनते। मैं खुद उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, मेरे को पता है। तो नहीं सुनते सर, 2-2 2,500 पुलिस क्या रिएक्शन देती है, भाई तुमने लोन लिया, लोन भर दो। उस तरह से नहीं तो ये। पुलिस नहीं कह सकती, अब वही तो है ना, फिर दूसरी जगह और लड़ाई हो जाती है, छिड़ जाती है कि अब पुलिस के अगेंस्ट में करो। लोन हाँ। नहीं दिया है तो उसकी सिविल रेमेडी है ना, आप नोटिस भेजिए, कोर्ट में जाइए, गाली थोड़ी देगा कोई किसी को। पुलिस को बोलिए कि भाई गाली थोड़ी दोगे, लोन नहीं है किसी के पास, नहीं दे पा रहा है तो कुर्की कीजिए, नोटिस भेजिए और कोई सिविल कार्रवाई कीजिए।
तो कोई पुलिस में हम लोन की कंप्लेंट लेके थोड़ी जा रहे हैं। मान लो किसी का विवाद है जमीन हाँ पर के भाई तूने ज्यादा ले ली, वो कह रहा है तूने ज्यादा ले ली, ठीक है, हाँ विवाद है, कोर्ट सिविल सिविल रेमेडी है, लेकिन उसी विवाद में और सर फूट गया, दोनों का लड़ाई हो गई, ठीक है, तो फिर वो सर फूट गया, वो क्रिमिनल साइड हो गई, क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, और वो बिल्कुल। जमीन का विवाद है वो अलग चला गया, ठीक है हाँ ना। हाँ, तो मतलब वहां ये दो नहीं कह केस लड़े सकते थे हुए। कह रहे हैं, हाँ वहां ये नहीं कह सकते कह रहे जमीन का विवाद था इसलिए सर फोड़ दिया। अच्छा। तो ऑफेंस है, ठीक है ना। हाँ तो पुलिस को तो करनी पड़ेगी। ऐसी भी बहुत कंप्लेंट है, मैंने एसएलपी अभी नोटिस हुई है महाराष्ट्र को कि क्लाइंट है उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। तो अच्छा। अभी जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने नोटिस किया है कि एफआईआर तो मैंडेटरी है हाँ 154 सीआरपीसी के तहत, तो वो करनी पड़ेगी। हाँ तो हाँ। पुलिस को एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट दीजिए, एसएचओ नहीं करता है तो एसपी को दीजिए, हम्म। उसके बाद 156(3) में कोर्ट में भी इस तरह सा कर सकते हैं फाइल। जी। तो बहुत रेमेडीज है। हाँ ये है कि लड़ना थोड़ा पड़ता है बहुत मेहनत से। अच्छा, दूसरा सर, जैसे हमने कोई पर्सनल लोन लिया है सर, मतलब मान के चलिए, देखिए सर, दो कैटेगरी के लोन रहते हैं, एक रहते हैं सिक्योर, एक रहता है अनसिक्योर। तो ये हम्म। बैंक वाले क्या करते हैं, हमने पर्सनल लोन लिया है, वो बोलते हैं कि या तो पर्सनल लोन दे दो, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। सर ऐसे कर सकते हैं क्या प्रॉपर्टी अटैच? ऐसे नहीं होता पर्सनल लोन, तो वैसे ज्यादातर सैलरीड क्लास को ही देते हैं वो, हाँ ठीक है ना। हाँ सैलरीड क्लास को देते हैं, उनको पता है इनके मंथली अकाउंट में आता है, सैलरी हमारे नहीं सर, यहाँ ये आती जो है। दूसरी एनबीएफसी कंपनी है ना, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये बिना सैलरी के भी दे देते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर दे देते हैं। अच्छा, हाँ तो हाँ अटैच इस तरह से नहीं कर सकते वो, जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें तो उनको वही जो नोटिस है वो दीजिए, फिर कोर्ट में जाइए, सिविल रेमेडी है। अटैच का ऐसे डायरेक्ट एकदम नहीं। अच्छा, एक दूसरा सर क्या है कि जैसे किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है, मतलब कि कोई गाड़ी लोन ले रखा है, और आजकल क्या ड्रामा चल रहा है, अगर वो दो तीन किस्त नहीं भरते हैं तो वो गाड़ी बिना नोटिस दिए ऐसे ही उठा के ले जाते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। और उसके बाद सेल करने के बाद भी कस्टमर को बोलते हैं कि आपकी गाड़ी के ऊपर 5 लाख रुपए का लोन था, आपकी गाड़ी बिकी है 4 लाख रुपए में, 1 लाख दो ना। तो कस्टमर को बताते कि ये भाई पहले नोटिस तो दे दो कि हम उठाएंगे, और फिर अगर ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन का भी तो लेटर देते हैं ना, उसकी भाई एस्टिमेट अमाउंट रखते हैं कितने रुपए पे ऑप्शन हो रहा है। तो मतलब क्या कोई लीगली प्रोविजन है क्या भाई रास्ते से गाड़ी उठा के ले जाना? अभी सर आपने भी पीछे देखा हुआ, एक गाड़ी हाईजैक की थी उत्तर प्रदेश में, आपको पता हो तो। वो लोन की गाड़ी थी और जो लोन का ओनर था उसकी डेथ हो गई थी, तो गुंडे आए थे, वो गाड़ी को समेत पैसेंजर ही हाईजैक करके ले गए हाँ थे। बस को ले गए थे। नहीं इस तरह से कोई भी किसी गाड़ी को नहीं ले सकता है। इसकी पुलिस में लूट की एफआईआर भी कराइए, और कंज्यूमर में भी आप बैंक के अगेंस्ट कर सकते हैं कि इस तरह से लिया है, मैंने इतने मंथली इनको ईएमआई पे करी है, मेरी गाड़ी का इतना था, ठीक है। और अगर वो ऐसे ही ऑप्शन कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं ऐसे जिसमें कि उसको बोरोवर को डैमेज दिलवाया गया है। जी ना तो इस तरह से गाड़ी उठा सकते हैं, वो इलीगल है। तो उसके जी। लिए आप कंज्यूमर में डैमेज भी मांग सकते हैं लाखों रुपए का, और एफआईआर भी करा सकते हैं अगर कोई ऐसे उठाता है। अच्छा इस तिवारी तरह जी। के एक्ट कतई। हाँ तिवारी जी, कुछ ऐसी एप्लीकेशन आई थी जो गूगल प्ले स्टोर पे आई थी, वो क्या थी, 1 हफ्ता 15 दिन और 20 दिन या फिर मैक्सिमम 1 महीने का लोन देती थी अपने बरोबर को, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ सर, आरबीआई ने और गूगल ने उनके अंदर, मतलब वो आरबीआई और गूगल दोनों की जो पॉलिसी थी उसको वायलेट कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई और गूगल ने मिलकर उन जितनी भी वो एप्लीकेशन थी वो उनको बैन कर दिया। तो बैन होने के बाद सर वो गूगल प्ले स्टोर से हट गई। अब वो क्या कर रही है, 3 महीने बाद कस्टमरों को फोन कर रही है, भाई आपका जो रुपया बचा हुआ था वो रुपया हमें दो, हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे, या फिर एक क्या एपीके फाइल बोलते सर, हम एक एपीके फाइल देंगे, उसको डाउनलोड करो, उससे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और उसके थ्रू पेमेंट करो। मतलब क्या उसको पेमेंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो वायलेट कर ही रही थी दोनों की गाइडलाइन, गवर्नमेंट की भी और गूगल की भी। इस पर तो आपकी पीआईएल थी, मैंने लगाई थी, हाँ हाँ, और एक हमने तो सेव देम लगाई, इंडिया फाउंडेशन हमने की तो लगाई, थी। लेकिन अभी भी और डाउट है ना। उस पे ऑर्डर हुआ था कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो हम्म। गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंची थी पीआईएल की, और फिर उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई थी कि ये जो माइक्रो फाइनेंस एप्स होती हैं, लैंडिंग हाँ एप्स होती हैं मोबाइल के जरिए, ये सबसे ज्यादा न्यूसेंस करती हैं, और ना ही ये रिकॉग्नाइज है आरबीआई या किसी अन्य उस गवर्नमेंट के अथॉरिटी के तहत। बिल्कुल। तो अब बाद में वो लिंक से मांगते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि आपका ऑफिस कहाँ है, या हमको कोई लेटर दीजिए, इतना बगैर लिंक के जरिए तो हम पैसा नहीं डालेंगे। और अगर इस तरह से फ्रॉड होता है कोई,
और वॉयलेट करते हैं किसी भी उसको, तो आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आप सीधी कंप्लेंट दीजिए पुलिस को। और आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में थाने जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ना, हाँ पोर्टल सही पे बात है, होती है। ऑनलाइन एफआईआर होती है सर, ऑनलाइन हाँ, होती है। तो आप उस पर एक कंप्लेंट डाल दीजिए, उस पर अपने आप एक्शन होगा कि इस तरह से डिफ्रॉड फ्रॉड जो है लैंडिंग एप्स कर रही हैं। बहुत सी चाइना से रेगुलेट होती हैं, और बहुत सी एप्स का तो ऐसा है कि पता ही नहीं है कहाँ से है, सिर्फ कोई भी एक आदमी बैठ के फोन करता है या लिंक सेंड करता है और पैसे मांगता है। अच्छा तो सर, इस तरह अभी से जो, कति परमिसेबल है। हाँ अभी सर जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके कमेंट हैं। अभी सर जो मलकेश जी बोल रहे हैं कि इनके अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया सर। ये बोल रहे हैं कि हेलो सर, मेरे अगेंस्ट है जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया सर। अब मतलब क्या होगा सर? अगर इनको सुन के किया गया है या एक्स पार्टी किया गया है तो सिविल कोर्ट में उसकी अपील करेंगे। अच्छा। आर्बिट्रेशन इन कॉन्सिलिएशन एक्ट में प्रोविजन है हाँ 42 सेक्शन, और हाँ दूसरा है उसके साथ, उसमें सिविल कोर्ट में अपील आर्बिट्रेशन की होगी सीधी। हाँ, ये मेल विकास जी बोल रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट है ना जो अवार्ड पास हो गया है, लेकिन अभी चार्जेज बचे हैं। बस अवार्ड पास हो गया लेकिन चार्जेज बचे हैं। अब इनको कुछ क्या करना चाहिए कि इससे निकले सर? इस वही है ना, अपील करनी पड़ेगी इनको सिविल कोर्ट में। मतलब कोई भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकते हैं क्या? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट होती है, वहां पर हाँ मान लो जहां से आर्बिट्रेशन हुआ है इनका पास, या इनकी जगह जहाँ रहते हैं वहीं से हुआ है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर दें उसकी। सिविल कोर्ट में अपील लाई करती है आर्बिट्रेशन अवार्ड के अगेंस्ट। हाँ। तो मेल विकास जी, आप भी सुन रहे होंगे कि आप जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उधर जो आर्बिट्रेशन है उसके अगेंस्ट आप वो कीजिए जब ये रिजल्ट आने से पहले, ताकि फर्दर आपके अगेंस्ट कुछ वो ना हो। उसके बाद सर, और मैं आपको ये एक क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट बोल रहे हैं कि एक वीडियो ऐसी है मेरे पास कि मैं कुछ दिनों जिसमें प्राइवेट लोन फाइनेंस कंपनियां सर गुंडे की तरह आकर घर पे वो कर रहे हैं सर, तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब इस तरह से गाली गलौज, ये यही जो मैंने आपको बताया था इस तरह से कर रहे हैं। तो फाइनली कंप्लेंट मतलब, दीजिए, कंप्लेंट दीजिए पुलिस में, पुलिस नहीं सुनती है तो आप जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनको दीजिए, नहीं तो हाई कोर्ट में फाइल कीजिए। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का आईसीआईसीआई वर्सेस प्रकाश कौर का जो जजमेंट है हाँ बहुत मैंने क्लियर है। मैंने सुप्रीम हाँ, कोर्ट में लिखा था सर एक बार। तो वो बहुत क्लियर है कि इस तरह की एक्टिविटीज कतई परमिसेबल नहीं है, सर कि घर प्रॉब्लम पे ये पहुंच होती के है ना कि गुंडागर्दी रहने करें। वाला घर में एक बंदा है और रिकवरी वाले 5 बंदे आते हैं, दिक्कत उधर होती है सर। हाँ, वो गुंडागर्दी करते हैं तो पुलिस, आप देखिए वो तो फिर पूरे सिस्टम पे ही सवाल खड़ा होता है कि हमारा हाँ वो पुलिस तो होता है। डिपार्टमेंट है वो फिर, तो ये तो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो अप्रोच कर सकता है, कोर्ट को जाइए, मदद में अपने दोस्त हैं या कोई उनका एडवोकेट है, परिचित है, किसी की हेल्प लीजिए और एक्शन लीजिए उनके अगेंस्ट में, तो कुछ कार्रवाई होगी तो फिर उन पे फुल स्टॉप लगता है। ऐसी बात नहीं है कि वो करते ही जाएंगे, उन पे रोक लगती है। हाँ क्योंकि सर हो तो ये पूरा इलीगल ही रहा है ना, कोई यार लोन इतना बड़ा केस तो है, मतलब कोई वो है नहीं। सिविल नेचर का है पूरा, क्रिमिनल का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो उसके अगेंस्ट में अच्छा। एक्शन ले सकते हैं वो बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर मान के चलिए मेरा कोई पर्सनल लोन है और मैं नहीं भरता हूं, फाइनली मैक्सिमम से मैक्सिमम बैंक क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम अब देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो ये आपको पहले नोटिस देगी, फिर वो सिविल कोर्ट में जाएगी। ठीक कोर्ट है। में पक्का जाएगी? हाँ, अगर उनको लोन वापस चाहिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा सर, या एक अगर है। आपने अगर चेक दिए हुए हैं तो फिर वो चेक का लगाएगी। नहीं नहीं, बहुत केसों में सर चेक भी नहीं दिया रहता ना, वो तो लगभग 50% ही केसों में चेक लेती है, बाकी वो चेक नहीं देती। हम्म। तो या आपका उसी बैंक में अकाउंट है तो उस अकाउंट को सील कर लेगी, या उस अकाउंट में जो भी आती है अमाउंट उसको अपने में एडजस्ट करेगी, उसको हाँ माइनस में दिखाकर हाँ, ये कर सकती है। नहीं इतना ही कर सकती है ना फाइनली। मतलब देखो सर, अभी 50,000 रुपए के लोन के लिए बैंक कोर्ट जाएगा क्या? नहीं तो कोर्ट में जाएगा तो फिर तो वो पूरा लिखता है कि 50,000 तो है ही है, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट बना, पेनल्टी हाँ। चार्जेस हुए, और फिर जो लीगल चार्जेस लगेंगे उनके कोर्ट जाने का खर्चा, वो तो फिर पूरा ऐड करके सूट फाइल होता है कि अच्छा हमको इतना मतलब जो दिलाए। ये वो केस फाइल करते हैं उसका पैसा भी बरोबर से ऐड करवाते हैं? सारा सारा लेंगे वो तो, क्योंकि वो उसी के डिफॉल्ट पर है, और जो उसकी वजह से उनको कोर्ट में लिटिगेशन में जाना पड़ा, तो वो चार्जेस है सारे उस पे कर लगा के देते हैं। फिर आपको नोटिस आएगा, आप कॉन्टेस्ट कीजिए कि उनका बनता है नहीं बनता है, क्या है कैसे है, तो कोर्ट सुन के तब उसमें जजमेंट आता है। नहीं सर, फाइनल मान के चलो बंदे के पास पैसे भी नहीं है तो कोर्ट क्या जेल थोड़ी कर देगी? नहीं, कोर्ट मान लो डिग्री पास कर देती है
कि ठीक है इतने का डिक्री और अवार्ड पास किया गया कि आपको 1 लाख रुपया इनका बैंक का देना है। अब हाँ आप फिर उसकी अपील करिए, ठीक है, हाँ अपील करिए, अपील में स्टे लीजिए, नहीं तो वो डिक्री एग्जीक्यूशन की लगाएगा फिर जो बैंक है। हाँ एग्जीक्यूशन में अरेस्ट वारंट का प्रोविजन है लेकिन वो अप्लाई नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। तो डिक्री में आपकी कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको तहसीलदार को लिख देगा, इसको अटैच करिए और बेचिए, हाँ। ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, तो इनका वो जो भी है रेमेडी अवेल करेगी बैंक तो। अभी सर मैक्सिमम लोन पता है सर प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम लोन है सर एप्लीकेशनों से, और वो लोन है सर 5-5, 10-10 हजार रुपए के। तो इसके लिए मतलब कोर्ट लगता है कि सर कोर्ट जाएंगे 5 हजार रुपए? नहीं तो कोर्ट वो तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑथराइज ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस है। कोर्ट में हाँ जाएंगे तो पहले उनसे ही सवाल होगा कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए, हाँ आरबीआई से जो है गाइडलाइंस है उसके तहत आपने जो फॉर्मेशन की हुई है एनबीएफसी या माइक्रो एमएफआई की, तो वो एज पर हाँ टू देयर गाइडलाइन नॉर्म्स है कि नहीं वो बताइए। तो जी कोर्ट का नहीं करते, वो तो इसी तरह से इलीगल मेथड से वो यूज करते हैं। हाँ हाँ। तो अगर ऐसा है तो आप आरबीआई को भी कंप्लेंट लिखिए उसकी एक। बाकी का सिस्टम को तो देखना ही पड़ेगा, जब तक सिस्टम पूरा काम नहीं करेगा पुलिस डिपार्टमेंट वो ढंग से, तो सर आदमी आरबीआई ने अकेले तो जो अभी मदद। ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना रखा है, पर्सनली मैंने बहुत सारे अपने बिहाफ में, मतलब मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट डाली थी, कोई रिप्लाई नहीं आता सर। वो नाम के ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल बने गए हैं, उधर से कोई रिवर्ट नहीं आता है। अब तो वही है ना, एट लास्ट है सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क हुआ कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बोर लगता तो फिर हाई कोर्ट एक रास्ता बचता है कि आपने लीगल राइट को एनफोर्स कराने के लिए आपको रिट में जो है वो जाना पड़ेगा जी कि इस तरह से ये एक्टिविटीज हैं इनकी। हाँ। और आरबीआई का भी है वो कुछ उस पे सॉल्यूशन निकालता नहीं है, तो वो आपको फिर वहां से डायरेक्शन देने पड़ेंगे। हम्म। दोस्तों जितने यस। भी आप लोग देख रहे हैं लाइव, अगर आपका कोई भी सवाल है, विशाल तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल सर तक पहुंचा दूंगा। तब तक हम फर्दर डिस्कस कर ही रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के पूरे डाउट है इधर करने की की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, एक सिविल का बहुत सारा ड्रामा उठ रखा है। जो सिविल रहता है उसमें सर फेक एंट्रियां बहुत ज्यादा हो रखी हैं, उन किसी ने वो लोन लिया ही नहीं है, वो एंट्री उसमें हो रखी है। या फिर होता क्या है कि ऑलरेडी बंदे ने लोन भर दिया है, सब कुछ भर दिया है, फिर लेकिन सिविल में वो फिर भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसकी आप बैंक को पहले भेजिए एक रिप्रेजेंटेशन लेटर, इस तरह से हाँ मेरा लोन है वो रीपे हो चुका है पूरा, और बट देन ऑल्सो इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन माई सिविल स्कोर, है ना। हाँ और अगर फेक एंट्री करते हैं तो फिर वो घूम फिर कर आईटी एक्ट पे बात आई, ये भी आपकी डाटा के साथ छेड़छाड़ है, टेम्परिंग है, ठीक है, हैकिंग में भी आता है, तो वो भी एक ऑफेंस है। तो आप उसकी कंप्लेंट फाइल कीजिए, जो भी रेलेवेंट सेक्शन है आईटी एक्ट के 65 66, तो हम्म। उसमें आप फाइल कीजिए कि ये जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या जो भी लीगल एक्ट है, चाहे वो बैंक के द्वारा ही किया जा रहा है या किसी के भी द्वारा, और बैंक भी अगर जानबूझ के उसको रिफ्लेक्ट किए हुए लोन रीपेमेंट के बाद, तो आप उससे डैमेजेस कंज्यूमर कोर्ट में वसूल सकते हैं कि मेरा लोन अच्छा अमाउंट है सर, तब रीपे हो कंज्यूमर गया था। कोर्ट से मेरे को याद आया सर, मेरे को एक बात बताइए, ये जो बैंक गलत हरकत करता है कुछ, मतलब बहुत सारे बैंक गलत हरकत करते हैं, तो क्या ये कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं क्या बरोबर? बिल्कुल जा सकते हैं ना। बैंक का अगर कुछ भी है, डिफॉल्ट है सर्विस में, या कोई भी गलत किया है, जैसे गाड़ी उठा ली उसके डैमेजेस के लिए, हाँ ऑक्शन कर दिया रॉन्गली उसके डैमेजेस के लिए, जी जी। सिविल स्कोर के साथ भी छेड़छाड़ है कुछ कर रही है तो उसके डैमेजेस के लिए भी, मतलब जी बोरोवर को जिससे नुकसान हुआ है बैंक की सर्विस के कारण, तो वो कंज्यूमर में फाइल कर सकता है। अच्छा। अच्छा सर, ये जो मेल विकास जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर ये पूछिए, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास्ड है लेकिन हमारा ईएमआई पेड है, कलेक्शन टीम कह रही है कि कुछ नहीं होगा इससे प्लीज। मतलब सर ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने ईएमआई तो पेड कर दी है, और उधर से आर्बिट्रेशन वालों ने अवार्ड पास कर दिया, और जो कलेक्शन टीम इनके घर पे आती है वो बोल रही है कि कुछ नहीं है, आर्बिट्रेशन हो गया और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये करे क्या? उधर से आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो रखा है और उन्होंने ईएमआई भी पेड कर रखी है, और बैंक के कलेक्शन एजेंट बोल रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा। तो क्या रियलिटी में कुछ नहीं होगा, या फिर वो ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, ईएमआई पेड है तो रिकॉर्ड तो आपके पास रहेगा उसका। हाँ और हाँ आर्बिट्रेशन अवार्ड ने अगर उसको कर दिया है तो वही है कि अपील में जाके उसको सेटिस्फाइड कराइए कि हमारी ईएमआई सारी पेड है, हाँ ठीक है ना। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से।
तो एक रिकॉर्डेड अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो उसकी अपील में ही आएगा, ऑर्डर है जो भी, हाँ हाँ। या बैंक मतलब को इनका लेटर कुछ लिख नहीं दीजिए। बिगड़ेगा ना, मतलब जब इन्होंने कुछ नहीं, सब कुछ पेड ही कर रखा है। जब जब आपका पेड है तो वो तो रिकॉर्डेड चीज है, हाँ वो हाँ, कहीं भी रखी है उन्होंने मतलब भी। से, हाँ, तो उसका फिर कुछ वो नहीं है ऐसा कि नेगेटिव इफेक्ट। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, जितने ये जो दूसरे लोन रहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई गोल्ड लोन है, किसी ने गोल्ड रख रखा है और उसके बिहाफ पे लोन ले रखा है, मॉर्गेज में गोल्ड दे दिया, अगर वो डिफॉल्ट होता है तो क्या वो गोल्ड तुरंत बेच देते हैं या फिर कुछ कुछ और प्रोसीडिंग करते हाँ हैं? नहीं, वो देखो प्लेज बोलते हैं उसको। मॉर्टगेज होती है वो तो होती है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गोल्ड है वो प्लेज में आता है। तो हाँ। गोल्ड है, अगर उसी के बेस पर आपको लोन दिया है, उस गोल्ड की जो वैल्यू है उसका 80% 70% कितना भी जी है, जी। तो वो अगर आप नहीं चुकाते हो लोन तो वो गोल्ड फिर उसको बेचेंगे या अपने उसमें ले लेंगे, वो आपका उसी लोन में सेटल हो जाएगा। अच्छा, सेल कर देते हैं। हाँ, वो तो करेंगे, अपना पैसा रिकवर करेंगे। अच्छा सर, दूसरा क्या होता है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों के लॉकडाउन के बाद लोकेशन चेंज हो गई है। जैसे कोई महाराष्ट्र में काम करता था तो वो वापस बिहार चला गया, जो प्राइवेट जॉब करते थे। तो पहले उनके परमानेंट एड्रेस, जैसे जो मुंबई में रहते थे, उनके मुंबई में पहले जो लोन लिया था वो इधर का एड्रेस से दिया था, अब उनके एड्रेस चेंज हो गए, तो बैंक वाले बोलते हैं कि लीगल नोटिस हमने भेज दिया। तो वो तो उन्होंने उस नोटिस पे भेजा, तो इस कंडीशन में वो क्या करे, क्योंकि नोटिस तो उसके पास पहुंचा नहीं है। नहीं देखो, अगर इसमें तो बोरोवर की थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो बैंक को इन्फॉर्म कीजिए अच्छा कि जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वो ये है, और जो अर्लियर एड्रेस था उस पर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस ना किया जाए, एंड माय न्यू एड्रेस विच आई एम फर्निशिंग यू, ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी मेड ऑन दिस एड्रेस ओनली। तो वो आप एक बार उनको लेटर दीजिए अगर एड्रेस बदलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि बैंक नहीं तो आगे ये कहेगी कहीं भी अगर कुछ भी इशू रेज होगा कि हमको कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया गया बोरोवर द्वारा कि एड्रेस जो है बदल दिया गया है। अच्छा, दूसरा तिवारी जी, जो लीगल नोटिस आते हैं, मैक्सिमम लीगल नोटिस आजकल या तो बाई मेल आ रहे हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या वो ऑथराइज है क्या मेल या व्हाट्सएप के ऊपर भेजने के लिए, या फिर वो ऐसे ही भेज रहे हैं? नहीं, मेल से तो भेजा जा सकता है लीगल नोटिस, अच्छा। मेल है उसको मानती है कोर्ट, नोटिस के रूप में भेजा जा सकता है। हाँ। और आपके मेल, उनकी जो आईडी है बैंक की उसी आईडी से आता है, तो आप उस मेल के जरिए उनको रिप्लाई भेज सकते हैं। अच्छा हाँ, तो मेल से अगर आता है लीगल नोटिस तो मान्य है, लेकिन फिर भी हार्ड कॉपी भेजती है बैंक, बाई पोस्ट आता ही आता है। अच्छा। और सर, अगर लीगल नोटिस आ गया, क्या लीगल नोटिस का रिप्लाई देना मैंडेटरी है? नहीं, रिप्लाई तो आप दीजिए, मान लो कल को कोर्ट में बात जाती है, ठीक है, तो कोर्ट आपसे एक पूछेगी जो आप हमारे सामने करो आपने रिप्लाई दिया था, तो फिर वो आपका एक ब्लैंक रहता है। तो अच्छा रिप्लाई अगर आपको लगता है कि कोर्ट तक जा सकती है बात, तो रिप्लाई उसका भेजिए। और अगर नोटिस वैसे ही है, लीगल है और सिर्फ धमकाने या उसके लिए दिया गया है उलूल जुलूल बातें लिखकर, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो क्या सर, लीगल नोटिस बंदा खुद उसका जवाब लिख सकता है या फिर किसी एडवोकेट की हाँ, सहायता लेकर के, मतलब क्या किया खुद भी जाए? लिख सकता है क्योंकि फैक्ट उसको सारे मालूम है, तो खुद भी लिख सकता है। अच्छा। और अगर कुछ लीगल पॉइंट है उसमें, लीगल नोटिस इस तरह से है, तो एडवोकेट की हेल्प लीजिए बिल्कुल, अपना रिस्क मत लीजिए कि आगे कल को कोई चीज रह जाए उसमें कभी। हाँ, क्योंकि कोर्ट में तो सर छोटी छोटी चीजों में फंसा लेते हैं ना। हाँ, तो इस बार एक एडवोकेट से कंसल्ट कर लीजिए अपने हाँ। जो भी हैं। और सर, जो ये अगर लीगल नोटिस आया और हमने बोल दिया कि जैसे मान के चलिए डाकिया बाई पोस्ट आया और हम उसको नहीं लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा? अगर वो डाकिया उस पर लिख देता है कि लेने से इनकार किया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा कि आपने लेने से ही इनकार कर दिया उसको। और अगर एड्रेस चेंज हो? एड्रेस पे जब कोई मिला ही नहीं है तो फिर तो कहाँ से डिलीवर होगा, वो तो नहीं, अनडिलीवर्ड फिर होके वो लौट आएगा। एक्सेप्टेड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, उस पे तो फिर ये लिखा आता है कि जो भी ये रेसिपिएंट है, जो भी एड्रेस ही है, नॉट फाउंड, नॉट अच्छा फाउंड लिख के वो वापस आता है, तो फिर वो उसको एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। अच्छा, वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। हम्म। तो सर, मैक्सिमम तो प्रॉब्लम अभी ये लीगल नोटिस की है। कोई ना कोई छोटे मोटे हजार हजार रुपए के लोन के ऊपर भी नोटिस आ रहे हैं कि आपने पेमेंट नहीं किया, ये नहीं किया।
अब छोटे लोन पर है समस्या, खैर बोरोवर्स काफी उससे जूझ रहे हैं कोरोना में। हम्म। लेकिन ये है कि अगर छोटा लोन है तो उसको लिटिगेशन में भी कहाँ तक लड़ोगे। कोर्ट हम्म। भी ये कहेगी कि 2,000 रुपए के लिए यहाँ पर किस तरह से। तो ज्यादातर तो ये कोशिश करिए कि उसको दे दें हम्म। जो है। और बाकी का अगर कुछ ज्यादा गलत होता है तो उसके लिए रेमेडीज है। हम्म। उन रेमेडीज को अवेल करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। या मान लो उनके पैनल चार्जेस बहुत ज्यादा हैं तो उस पर आप हाँ। ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि मैं तो इतना नहीं दूंगा, कि आप एक दिन बाउंस हो, एक दिन डिले हो गया तो 500 रुपये चार्ज कर रहे हो। जी जी। ठीक है, तो आपको अगर अपना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, मैं तो इतना पे करूंगा। अच्छा, एक सर ये कमेंट आया है पीवी अनच्छे का। सर ये लिखते हैं कि सर आर्बिट्रेशन पर लोन अकाउंट नंबर नहीं, ईमेल किया, नंबर दो तो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं वो एडवोकेट। ये बोल रहे हैं सर कि मतलब इनको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, लेकिन आर्बिट्रेशन हम्म। पर लोन अकाउंट नंबर नहीं था। ठीक है, अच्छा। आर्बिट्रेशन का जो नोटिस था, और उसके बाद एडवोकेट को जब ईमेल किया, सेम जो ईमेल आईडी से आया था, वो रिप्लाई नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे ये? नहीं तो आपने कर दिया ईमेल, रिप्लाई नहीं दे रहे तो आपका जो रोल है वो पूरा हो गया। अब बाकी हाँ। का फर्दर जो प्रोसीडिंग होती है तो आप उसमें ये ऑब्जेक्शन रेज करिए कि मुझे तो लोन अकाउंट नंबर ही नहीं बताएगा कौन सा लोन है कहाँ का, तो ये नोटिस इज इनकम्प्लीट। हाँ। तो वो नोटिस ही इनकम्प्लीट है जिसमें अगर पूरा फैक्ट्स जो हैं वो अगर पूरा ब्रेकअप ही नहीं है उसका। हाँ भाई, ये पीवीएन काफे जी, आपका रिप्लाई हो गया कि वो आपका जो नोटिस है वो इनकम्प्लीट है। और अगर फर्दर आपको प्रॉब्लम आती है, मतलब फर्दर अगर वो बैंक वाले कम्युनिकेट करते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि हमने तो रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नोटिस भेजा था, वो नोटिस। अच्छा, ये कमली कुरैश को भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आपका भी ऐसे ही आया है, मतलब नोटिस अगर इनकम्प्लीट है, तो सेम आप बैंक को ऐसे ही या फिर एडवोकेट को ऐसे रिवर्ट कर सकते हो। भाई, और किसी का कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री, नाम आपको जानते होंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बहुत सारी पीएल फाइल की है बोरोवर के पक्ष में, और हमारा भी केस इनके द्वारा ही गया हुआ था, सेव देम इंडिया फाउंडेशन, विक्रम शर्मा। और 2-3 उसका ओवरऑल रिजल्ट अभी भी चल ही रहा है, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। तो अगर सर फाइनली अगर बोरोवर का कुछ ऐसे लीगली लीगली एडवाइस बताइए ना, कि भाई उनके उनके लिए कुछ रास्ता हो, कुछ उनको मदद मिले, कुछ ऐसे लीगल रेमेडीज हो या कुछ हो, ताकि उनको बेनिफिट मिले। लीगल रेमेडीज यही है कि देखिए कोविड-19 में सबसे ज्यादा नोटिस पहले भी आते थे सरफेसी आते, हम्म। जो प्री कोविड पीरियड था पहले था 2020 से पहले आते थे, तो हाँ। जब कोई डिफॉल्ट होता था। अब कोविड-19 में जो मेन जो बैंकों द्वारा इलीगलिटी की जा रही है वो ये है कि जितने भी सर्कुलर हैं आरबीआई के बोरोवर के पक्ष में, जी कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो जी। उनको वॉयलेट करके कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो सबसे बड़ी लीगल रेमेडी यही है कि अगर उनका कुछ भी वॉयलेशन हुआ है आपके केस में, किसी भी बोरोवर केस में, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए आप लीगल एक्शन लीजिए। हाँ। चाहे वो आरबीआई का कोई सर्कुलर है रिस्ट्रक्चरिंग का 5 मई का है 2021 का या पहले का है, ठीक है ना। और वो जो मोरेटोरियम 2020 का था उसमें भी अगर एनपीए किया गया है तो उसको चैलेंज कीजिए। हम्म। तो जितने भी ये जितने सर्कुलर्स और उनका वॉल्यूशन अगर आपके केस में हुआ है कोविड-19 के दौरान तो आप उसके तहत लीगल रेमेडीज अवेल कीजिए। पहले उनको जवाब भेजिए, नोटिस भेजिए, रिट बनता है, क्या बनती है, कंटेंट बनता है, वो फाइल कीजिए। ओम्बड्समैन के आगे सामने भी आप अपना पक्ष रख सकते हो, शिकायत कर सकते हो, वहां से भी एक्शन होता है। अच्छा सर, जो बड़े बड़े लोन रहते हैं, जो लाखों हजारों करोड़ रुपए के लोन रहते हैं, वो तो एक्चुअली माफ हो जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन 2-2 4-4 हजार रुपए के लोन नहीं राइट ऑफ होते। अब वो यही है ना, अभी कुछ ही दिन पहले 2 सितंबर या 1 सितंबर को एक केस लगा था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में, कैनरा बैंक आई थी एसएलपी में। तो उन्होंने उनसे कहा कि गो आफ्टर बिग फिश, डोंट हरेस द स्मॉल बोरोवर्स। कि जो सर बड़े मैंने उसमें लोन हैं वीडियो भी हजारों। बनाई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, उसने बोला था हाँ कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ो, इनको क्यों कर हाँ। रहे हो। तो वो रहा कि छोटे बोरोवर्स को परेशान करते हो, हजारों करोड़ रुपए लेकर उनका माफ हो जाता है या बाहर भाग जाते हैं हाँ और उनका कुछ नहीं हो पाता। तो हाँ। ये तो वही
सिस्टम पे ही बार बार क्वेश्चन मार्क आता है कि या तो आरबीआई इसको जो भी अपना गाइडलाइंस है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती है बैंक्स के द्वारा, या बैंक है वो जानबूझकर आरबीआई की गाइडलाइंस को फ्लाउट करते हैं, वॉयलेट करते हैं। तो हाँ कहीं ना कहीं तो सिस्टम में भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी कि जो बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, वो सही तरीके से ही काम करें और बोरोवर्स का हरेसमेंट ना हो। तो सर, अब अभी इसके लिए तो जो हम ही सर। अभी सितंबर अगस्त में जो आरबीआई ने पॉलिसी निकाली थी कि भाई आप अपने लोन को रिकास्ट करवा सकते हो, लोन रिकास्ट 2.0 अप टू 2 इयर्स तक। सर अभी जो नई पॉलिसी निकाली थी, अभी मोरेटोरियम नहीं दिया था, उसकी जगह एक पॉलिसी हाँ, निकाली वो थी, उसमें ये रखा रिस्ट्रक्चरिंग था का ही कि है वो। 31 मार्च। ये सब मतलब जो नई पॉलिसी दी गई थी उन सबको फॉलो करते हुए, मतलब एक बोरोवर है सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन बैंक फिर भी उसको रिलीफ नहीं दे रहे हैं, ना उसका रिकास्ट कर रहे हैं, ना मोरिटोरियम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, तो मतलब वो वही वही ऐसे है कैसे। ना, इम्प्लीमेंटेशन इन इट्स लेटर एंड स्प्रेड। 2020 में भी जो सर्कुलर था मोरिटोरियम का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। हाँ तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, कमल कुमार कालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें डायरेक्शन दिए थे कि दी सर्कुलर ऑफ द मोरेटोरियम शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स लेटर एंड स्प्रिट, कि उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अगर हाँ। नहीं कर रहे हैं तो आप रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि वो हाँ। इम्प्लीमेंट किया जाए सही मायने में। हम्म। आरबीआई को लिखिए, अगर वो आरबीआई का सर्कुलर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आरबीआई को भी लिख सकते हैं। जी। तो आरबीआई को लिखने का फाइनेंस कोई रिवर्ट मिनिस्ट्री तो है। नहीं आता ना सर, ऐसे लिखने का क्या क्या लिखेंगे सर। तो वही है ना, एक बार लिख के फिर वो सारा डॉक्यूमेंट जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको रिट में लगाइए और पिटीशन फाइल कीजिए। या अगर आप सरफेस या डीआरटी में जा रहे हैं तो वहां भी लिखिए इस तरह से कि हम्म। ये जो है सर्कुलर, इनको ओवरलैप करके और इग्नोर करके बैंक द्वारा प्रोसीडिंग की गई है सारी, तो उस पर हम्म। सुनना पड़ेगा उनको। अब वही है सर। अब प्रॉब्लम क्या है ना सर, अभी जैसे 3,000 रुपए का लोन है, बंदा बेचारा कहाँ जाके मतलब हाँ, पिटीशन वो फाइल छोटे करे। लोनों में तो देखो, छोटे लोनों के लिए तो आपको यही कीजिए कि उसको जितना जल्दी हो रिपे कीजिए। मान लो हाँ। वो टू इंस्टॉल भी है और फिर वो भी वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं। मान लो किसी का 2,000 का लोन है, बढ़ के वो 5,000 का हो गया, तो जी। वो उसको वन टाइम सेटलमेंट करके स्कीम निकालते हैं, 3,500 में, 3 में, 4 में कर हाँ। देते हैं। जी। जी। तो छोटी मोटी चीजों से तो बचिए, जहां तक मेरा तो यही कहना है। जी। तो अभी सर जो सेटलमेंट कर रहे हैं बैंक वाले, एक बंदे का कमेंट है स्माइलिंग क्वीन की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि सेटलमेंट के लिए तो बैंक वाले उसको अमाउंट को गिरा ही नहीं रहे हैं, फिर सेटलमेंट का मतलब क्या होगा अगर अमाउंट मतलब वो नहीं तो आप मत कीजिए। वन टाइम ओटीएस का तो यही होता है कि कितने पे आके वो रुक रहे हैं। मान लो 1 करोड़ का है, बोरोवर कह रहा है मैं तो 60 लाख पे करूंगा आपको, टोटल हाँ। इसमें सारा पूरा हो जाना चाहिए सेटल। तो उस पे हाँ। लाइए, अगर नहीं लाता है तो आप उसको मत कीजिए, वो जी। आपको जी। कंपेल नहीं कर सकते। मेल विकास जी, आप दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट। हाँ तो बात तो वही है। अच्छा सर, एक ये मेडिएशन रहता है, कुछ मेडिएशन के नाम से लेटर आता है, मेडिएशन है या मेडी कुछ करके आता है क्या है? मीडिएशन और वो मीडिएशन का मतलब वही होता है, समझौता वार्ता। अच्छा। ठीक है, बैठकर। और मीडिएशन, वन टाइम सेटलमेंट, लोक अदालत, ये सब एक उसको समझ लीजिए, एक दूसरे के सिनोनिम ही है। तो अच्छा। यानी कि बैठ के और वार्ता हो जाती है, कोई एक मीडिएटर अपॉइंट कर लेते हैं। बैंक हाँ। कह रहा है हमारा इतना बनता है, बोरोवर कहता है नहीं जी इतना बनता है, इन्होंने वहां ज्यादा लिया, मैंने इतना दे दिया। तो हम्म। फिर एक मीडिएशन में वो कंक्लूजन आ जाता है कि ठीक है चलो इतने पर बात खत्म करिए और इतना आप पे कर दीजिए। और बैंक से भी बोलता है कि इतना बनता है ओरिजिनली, आप लेके और ये सारा सेटल कीजिए पूरा। अच्छा अच्छा। तो फाइनली सर, मेरे हिसाब से सबके डाउट क्लियर हो गया, आपने भी अपना बहुत ये सारा टाइम दे दिया, हाँ, मेरे हिसाब से 1 घंटा के करीब हो अब गया है। तो सर आपका बिल्कुल। टाइम देने के लिए धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे सर कभी लाइव स्ट्रीम।